गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था अबाउट द कोडिफिकेशन। ठीक है, कोडिफिकेशन के बारे में मैंने 4 कोडिफिकेशन के तरीके बताए थे। पहला आपको बताया था अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है, जिसमें हम अल्फ़ाबेट लेटर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद बताया था न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 ये सब नंबर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद बताया था मैंने आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स मेथड में क्या होता है, दोनों का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमें नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था अबाउट द लोकेशन कोडिंग। ठीक है, लोकेशन कोडिंग में क्या होता है, जो भी सामान जहां भी रखा जा रहा है, ठीक है, जिस भी रो में रखा जा रहा है, जिस भी कॉलम में रखा जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल हम देते हैं। पहले हम ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लोग जो रहते हैं ना, कई लोग जो फ्लैट आउट में रहते हैं, तो वो क्या होता है, एक पूरी कॉलोनी होती है। कॉलोनी का मतलब समझ लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए रहते हैं। ठीक है, सबको नाम दिया जाता है ना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरह से सबको क्या किया जाता है, नाम दिया गया रहता है। अब ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये मान लीजिए कि 4 ब्लॉक्स बनाए गए। अब इनमें हम मकान संख्या अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा। मकान संख्या को कुछ तो इन्होंने डिवाइड करके रखा होगा, कोई फर्स्ट फ्लोर पे होगा, कोई सेकंड फ्लोर पे होगा, कोई थर्ड फ्लोर पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर एक मकान को एक नंबर दे देते हैं, 101। ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे है तो 101, 102, 103, 104, 105। उसके बाद हम अपर वाले को भी कोई नंबर दे देते हैं, जैसे दूसरे फ्लोर पे है 201, 202, ठीक है, 203, 204, 205। इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं। थर्ड फ्लोर पे है तो 301, 302, 303, 304, 305। इसी तरह से हम क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं। अब ब्लॉक 2 में है तो ब्लॉक 2 का भी ऐसा ही होगा, 101, 102, 103। ठीक, ये तो तरीका होता है। एक तरह से हम ये एग्जांपल दे रहे हैं। इसी तरह फार्मा इंडस्ट्री में भी, या फिर जहाँ पे दवाएं रखी गई हैं वहां पे भी हम क्या करते हैं, कोडिफिकेशन इसी तरह करते हैं कि उनको रो और कॉलम के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रो और कॉलम के हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी दवा कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, कोई कोड दे देते हैं उसको। कोड के बारे में मैंने पूरा बताया भी था आपको पिछली बार कि किस तरह से कोड दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स एंड द मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल सप्लाईज। तो ड्रग स्टोर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आज भी हम वही पढ़ेंगे, आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या था, हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स। हम इसी को आगे क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने ड्रग स्टोर के बारे में क्या पढ़ा था कि ड्रग स्टोर वो जगह होती है जहां पे सारे ड्रग एक जगह पर रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको प्रॉपरली मैनेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिस जिस डिपार्टमेंट में उस दवा की जरूरत जब जब पड़े। ठीक है, इसको हम किसके द्वारा हैंडल करते हैं, इसको हम हैंडल करते हैं किसी एक फार्मासिस्ट के द्वारा। ठीक है, जो कि लायबल होता है, जो भी दवाएं वहां पे रखी जा रही हैं उनकी एक्सपायरी से लेके उनके निकलने तक का रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होगा सब कुछ के लिए लायबल कौन होगा, वही फार्मासिस्ट होगा। ड्रग स्टोर का डेफिनेशन भी मैंने बताया था, ड्रग स्टोर्स आर द प्लेसेस वेयर द ड्रग्स आर स्टोर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द हॉस्पिटल वार्ड्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बताया था कि क्यों हम ड्रग स्टोर की हैंडलिंग करते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था कि ड्रग को, जो दवा है उसको स्टॉक करने के लिए, या फिर जो भी एसेसरीज यूज हो रही है हॉस्पिटल्स में उसको स्टॉक करने के लिए करते हैं।
दूसरा मैंने बताया था टू प्रोक्यूर ड्रग्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जो भी दवाएं ज़रूरी हैं, ठीक है, उनको जगह जगह से होलसेलर्स के यहाँ से अपने यहाँ मंगा के स्टोर करना। टू सप्लाई ड्रग्स टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को भी जो भी ज़रूरी चीज़ चाहिए, ड्रग चाहिए, ठीक है, जो भी दवा मेडिसिन चाहिए, जो भी या कह लीजिए इक्विपमेंट चाहिए, वो सारे यहाँ से इशू होते हैं। मतलब कि मेडिकल स्टोर जो ड्रग स्टोर है वहाँ से इशू होंगे अदर डिपार्टमेंट्स में। तो स्टोर ड्रग्स रिक्वायर्ड इन रिसर्च वर्क, ठीक है, कई कई हॉस्पिटल में रिसर्च वर्क चलता है, मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी जो दवाएं हैं वो स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। टू प्रिजर्व सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ड्रग, ठीक है, कुछ दवाओं को हमें प्रिजर्व करके जरूरी समय के लिए रखना पड़ता है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ ड्रग्स, जैसे मैंने बताया था कि फार्मासिस्ट ही लायबल पर्सन है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं रिसिप्ट के वो सारे रखने पड़ते हैं, या फिर जो भी दवाएं इशू करनी है अदर डिपार्टमेंट में वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। टू कैरी आउट ऑल द ऑपरेशन रिगार्डिंग ड्रग्स इकोनॉमिकली टू सेव रेवेन्यू। अब आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लेआउट एंड फैसिलिटीज। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेआउट एंड फैसिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले तो लेआउट के हिसाब से देखा जाए तो जो भी मेडिकल स्टोर है वो कहाँ पे स्थित होना चाहिए? वो जहाँ से एंट्री होती है, ठीक है, जहाँ पे भी हमारी एंट्री होती है हॉस्पिटल का, वहाँ पे मोस्टली साइड में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकि कोई भी बाहर से अगर आदमी दवा लेने आ रहा है तो वो हॉस्पिटल में के अंदर ना जा पाए और वहीं बाहर में ही उस दवा को परचेज करके वहीं से वहीं चला जाए, क्योंकि अगर वो साथ में कोई बीमारी लेके आ रहा है तो वो हॉस्पिटल के अंदर भी फैला सकता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल के एंट्री पर ही मोस्टली ज़्यादातर फार्मेसी स्टोर्स रखे जाते हैं। और साथ में क्या होना चाहिए? स्पेशियस होना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारा वहाँ का लोकेशन है वो काफ़ी स्पेशियस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, ठीक। द रूम शुड बी फिटेड विद शेल्फ्स एंड ड्रॉर्स मेड अप ऑफ वुड एंड स्टील, ठीक है। जो भी शेल्फ्स या जो भी ड्रॉर्स हम यूज कर रहे हैं वो किसके बने होने चाहिए? जो भी शेल्फ्स या जो भी ड्रॉर्स हम यूज कर रहे हैं should be made up of steel, ठीक है। हालांकि इसमें तो लिखा हुआ है लकड़ी के भी और स्टील के भी होने चाहिए, लेकिन मोस्टली जो है स्टील क्या होता है, कंटामिनेशन नहीं फैलने देता है, ठीक है। लकड़ी में क्या हो सकता है? लकड़ी में दीमक लग सकता है, ठीक है। लोहे का अगर हम रखते हैं तो लोहा रस्ट खा सकता है, ठीक है, खराब हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो भी दवाएं उसमें रखी जाएंगी वो भी मोस्टली कंटामिनेट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। लेकिन स्टील में क्या होता है? स्टील में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो किसी किसी भी तरीके से हवा में रिएक्ट नहीं करता है किसी भी तरह से। तो ये क्या होता है? पूरी तरह से प्रॉपरली सही होता है मेडिसिन को रखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ड्रॉर्स या फिर जो भी रैक्स हम यूज करेंगे वो प्रॉपर स्टील का यूज करेंगे। स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर रेफ्रिजरेटर। थर्ड क्या है? रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई सारी, ठीक है, स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर, क्योंकि जो भी दवाएं रखी जाती हैं सारी दवाएं ऐसा नहीं है कि कूल टेम्परेचर पे रखी जाती हैं। कुछ दवाएं जो हैं वो मोस्टली रखी जाती हैं कोल्ड टेम्परेचर पे भी, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो 2 से 8 डिग्री जो भी सेल्सियस पे दवाएं रखी जाती हैं उनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए रेफ्रिजरेटर को रखने के लिए। इंडस्ट्री में आप चले जाएंगे तो इंडस्ट्री में तो कई सारी जो दवाएं आती हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं,
उनके लिए बड़ा वाला जो रेफ्रिजरेटर आता है उसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस समय, वो रखा जाता है। A trolley should be provided for transporting heavy materials। जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे या फिर ग्राउंड फ्लोर पे आपका फार्मेसी स्टोर है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर पे मेडिसिन लेके जाना है या इक्विपमेंट्स लेके जाने हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, जो कि ओटी थिएटर में या फिर किसी प्राइवेट रूम में हॉस्पिटल के ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास ट्रॉली होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो सीढ़ियाँ होती हैं हॉस्पिटल्स में, वो कैसी होनी चाहिए, स्लोपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरह वाली सीढ़ियाँ नहीं, ठीक है, जिगजैग वाली सीढ़ियाँ नहीं। किस तरह की सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, स्लोपी टाइप की, इस तरह की, जिसपे हम आराम से जो भी ट्रॉली है, ठीक है, जो भी ट्रॉली है हम उस पे उस सामान को रख के और प्रॉपरली वहाँ उस जगह पे पहुँचा सकें, ठीक है। तो ट्रॉली होना ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, फार्मासिस्ट सुपरवाइज द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, दे शुड बी स्टोर्ड इन एन एरिया डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल। जो भी मैंने बताया ही, पहली बात तो सबसे पहले बताया था कि जो भी होता है वो फार्मासिस्ट उसके लिए लायबल होता है। तो फार्मासिस्ट को ही अपने देख रेख में जो भी दवाएं वहाँ रखी गई हैं, चाहे नारकोटिक्स हो, ठीक है, चाहे ओटीसी मेडिसिन हो, चाहे प्रिस्क्राइब मेडिसिन हो, वो सब कुछ उसके अंडर मतलब कि सुपरविजन में होना चाहिए। ताकि ऐसा तो नहीं कि नारकोटिक्स कोई भी ले जा रहा है या कोई भी इशू करा के ले जा रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा भरा जाना चाहिए। तब तब वो वहाँ आए उसके फार्मेसी स्टोर में और उस पर फार्मासिस्ट ध्यान दे कि हाँ ये नारकोटिक ड्रग यहाँ से यहाँ जा रहा है और किस यूज के लिए जा रहा है, क्या इसका यूज है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होगा, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है, ओडीसी मेडिसिन है या फिर नारकोटिक्स है, वो सब कुछ उसके सुपरविजन में होना चाहिए। फार्मासिस्ट एबल टू अरेंज द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एज वेल एज प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स ऑफ द स्टाफ, ठीक है। उससे क्या होना चाहिए, उस जो फार्मासिस्ट होता है उसे पूरा हक होना चाहिए कि वो जो दवा स्टाफ द्वारा प्रिस्क्राइब की जा रही है उसको मंगा सके, ठीक है, उसको अरेंज करा सके हॉस्पिटल के लिए, वो उसके पास पूरा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द मेडिसिन prescribed by the हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है। सब उसी की जिम्मेदारी होती है कि वही सारा रिसिप्ट बनाता है, टेंडर्स मंगवाता है, जो भी सामान उसको मैन्युफैक्चरर से चाहिए होता है, ठीक है, उसके हिसाब से उसी को अरेंज कराना होता है। ऑल द प्रोक्यूरमेंट्स मेड बाय फार्मेसी शुड डायरेक्टली रीच द फार्मेसी एरिया, ठीक है।
जो भी फार्मेसी का सामान मंगाया जाता है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली फार्मेसी एरिया में ही पहुंचना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप मकान बनवा रहे हैं और सड़क पे ईंटे की या फिर बालू गिरवा दिया और बाद में आप उसको उठवा उठवा के मकान के अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं ना है। दवा है, दवा प्रॉपरली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे आना चाहिए। जो भी सिस्टम है, जैसे ट्रक हो गया, ठीक है, या फिर कोई मिनी टाइप का ट्रक है, अगर उससे आ भी रहा है तो आप डायरेक्ट उस एरिया में ले जाएंगे, ठीक है, और उसको वेयर हाउस एरिया में उतरवाएंगे या फिर जहाँ भी उसका स्टोर रूम है वहाँ पे उस मेडिसिन को, उस गत्ते को वहाँ पे उतरवाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली इज द फार्मेसी एरिया। शुड रीच द फार्मेसी एरिया। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये कहता है, अगर मान लीजिए कि जो भी सामान आया है, ठीक है, वो रिसीव हुआ है हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और सेंट्रल स्टोर रूम में। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी सामान आया है, अगर कोई भी मटेरियल आया है, या कोई, ठीक है, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, तो कोई भी सामान आया है तो वो आपका कहाँ जाना चाहिए, सेंट्रल स्टोर रूम में पहले जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया कि डायरेक्ट कोई फार्मेसी एरिया नहीं है तो उस कंडीशन में कहाँ जाना चाहिए, वो सेंट्रल स्टोर रूम में जाना चाहिए या फिर हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए। और इनका काम क्या है, सेंट्रल स्टोर रूम वालों का, ये तुरंत जो भी सामान आया है वो मेडिकल स्टोर को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इन एन अनओपेंड स्टेट, मतलब कि वो सामान खुला नहीं होना चाहिए। जो भी उसकी पैकिंग हुई है गत्ते द्वारा, वुड द्वारा, ठीक है, जिस तरह भी उसकी पैकिंग हुई है वो प्रॉपरली उसी कंडीशन में पैक रहना चाहिए। बस इनका काम क्या है, सेंट्रल स्टोर रूम वालों का, कि जो मेडिकल स्टोर है, ठीक है, जो भी मेडिकल स्टोर है उनको ये जो सामान आया है वो क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना। और किस कंडीशन में, कंडीशन इसमें लगा के दिया है कि अन ओपन स्टेट। ठीक है, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो मेडिकल स्टोर वालों का क्या काम होता है कि जो भी मर्चेंडाइज या सामान आया है उसको फिजिकली ये लोग चेक करें। ठीक है, फिजिकली ये लोग गत्ता खोलें, उसके बाद जो भी मटेरियल आया है मटेरियल को चेक करें कि ऐसा तो नहीं कि जो स्पेसिफिकेशन है दवा का वो उस पर नहीं है, या फिर जो गत्ता है वो भीगा हुआ है, खराब हो गया है, जो भी पैकिंग उसकी हुई है अंदर में वो खराब हो गई। ये सारी चीजें उन्हें फिजिकली चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, साथ में जो स्लिप है वो भी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो रिसीव करते हैं विद द कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर। ठीक है, साथ में क्या है, रिसिप्ट जो है, ठीक है, सॉरी, रिसीविंग स्लिप और क्या, जो परचेज ऑर्डर है, ठीक है, वो भी ये लोग चेक करते हैं। मेडिकल कौन, मेडिकल स्टोर वाले, की जो भी रिसीविंग स्लिप आई है और परचेज ऑर्डर है उसके हिसाब से सामान आया है कि नहीं आया। द मटेरियल रिसीव्ड, सॉरी, द मटेरियल रिसीव्ड मस्ट बी एंटर्ड इन द रिसिप्ट रजिस्टर। जो भी रिसिप्ट रजिस्टर है उसमें एंट्री प्रॉपरली उसकी होनी चाहिए। ठीक है, जो फार्मासिस्ट है होता है वो जो रिसिप्ट रजिस्टर है उसमें उसकी एंट्री करता है कि हाँ ये सामान यहाँ से आया, और प्रॉपर कंडीशन में जो भी उसके रिमार्क्स रहेंगे वो उस पर लिख देगा कि वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है,
ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। अब हम आते हैं अपने 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट कहता है ऑल द मेडिसिन एंड एसेसरीज मस्ट पुट ऑन द शेल्फ। ठीक है, मतलब कि कई जगहों पे देखा होगा आपने कि जो भी सामान आता है वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, जमीन पे ऐसे, ठीक है, कई मेडिकल स्टोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली मेडिकल स्टोर्स है वहाँ पे ज़मीन पे कई चीज सामान रखा जाता है। लेकिन क्या होता है कि ज़मीन पे सारे सामान नहीं रखने चाहिए। मान लीजिए कि पानी ही गिर गया, ठीक है, कोई सामान गत्ते में रखा हुआ है, पानी ही गिर गया या दवा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब भी कोई सामान आप रखते हैं, कोई भी मेडिसिन रिलेटेड सामान आप रखते हैं, तो हमेशा उसको कहाँ रखिए, शेल्फ पे रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह से रखना चाहिए। जो भी स्लो मूविंग ड्रग्स हैं, ठीक है, जो बहुत धीरे निकलते हैं, उनको हमको कहाँ रखना चाहिए, उनको हमको रखना चाहिए ऊपर साइड में। ठीक है, शेल्फ के जो शेल्फ होता है, शेल्फ के हमेशा ऊपर साइड में जो भी स्लो मूविंग आइटम्स हैं वो हमेशा ऊपर में रखने चाहिए, क्योंकि वो कम कम निकलते हैं। बार बार अगर फास्ट मूविंग आइटम्स आप ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, बार बार आपको सीढ़ी चढ़ के या फिर जो भी तरीका है ऊपर इस पर चढ़ने का, उससे आपको बार बार चढ़ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या फ़ायदा, जो स्लो मूविंग आइटम जो बहुत कम निकालते हैं उनको ऊपर रख दीजिए, कभी कभार जरूरत पड़ेगी, कभी कभार आपको चढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग आइटम्स हमेशा कहाँ रहना चाहिए, ये आपके काउंटर पे रहना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका काउंटर है उसके पास में सारी चीज़ें लगी रहनी चाहिए, जो भी फास्ट मूविंग आइटम्स हैं। ठीक, तो हमारा 9वां पॉइंट क्या हो गया कि द स्लो मूविंग ड्रग्स और द ड्रग्स और द विच आर नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली मे बी केप्ट ऑन द अपर शेल्व्स। ठीक है, द फास्ट मूविंग आइटम मस्ट बी केप्ट नियर द काउंटर, बता ही दिया कि काउंटर के पास में होना चाहिए। द बल्की आइटम शुड बी केप्ट ऑन द बॉटम शेल्व्स, यहाँ पे जो बल्की आइटम्स हैं, जो भारी सामान है, ठीक है, वो कहाँ रहने चाहिए, जो वो नीचे में रहना चाहिए। ठीक है, ताकि बहुत भारी रहेगा तो हमें उठाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। द एसेसरीज एंड अदर इक्विपमेंट्स लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रबर गुड्स, ठीक है, एंड सचर्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली ऑन रैक्स स्पेशली रिजर्व फॉर द पर्पस। इनको जो है, इन चीज़ों को अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो रबर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये कंटामिनेट कर सकती हैं आपके जो ड्रग्स हैं उनको। तो इन चीज़ों को कहाँ का, या फिर गर्मी से ये कभी कभार क्या होते हैं, पिघल भी सकते हैं। मान लीजिए अगर रूम का टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है एयर कंडीशनर द्वारा या एयर हैंडलिंग यूनिट द्वारा, तो क्या होता है कि जो रबर आइटम्स हैं वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको अलग रखना चाहिए, जो मेडिसिन हैं उनके साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उन दवाओं को खराब कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे रिलेटेड इससे। चलिए, अब हम आते हैं किस तरह से हमको जो ड्रग्स का अरेंजमेंट है वो स्टोर में करना चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स इन अ स्टोर। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स द ड्रग्स आर अरेंज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पहला देखते हैं कि पहला क्या कहता है, बाय मैन्युफैक्चरर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दवा सिप्ला कंपनी की बनी हुई है, ठीक है, कुछ दवाएं सिप्ला कंपनी की बनी हुई हैं। तो जो भी मेडिसिन सिप्ला कंपनी की हैं उनको हमने क्या किया,
एक शेल्फ में अरेंज कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ सिप्ला का रख दिया, यहाँ हमने सन फार्मा का रख दिया। ठीक, यहाँ पे हमने रैनबैक्सी का रख दिया, यहाँ पे हमने मैक्लाइड का रख दिया। ठीक है, और भी जो भी कंपनियां हैं हमने अलग अलग उनको अलग अलग रैक्स में, जो भी सारी मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि सिप्ला का सिर्फ एक मेडिसिन हम वहाँ रखेंगे, जो भी मेडिसिन हैं हमने उनको एक जगह पे एक रैक में रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, सेकंड जो आ जाएगा वो क्या है, ठीक है, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके हिसाब से उसको हम रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई दवा जो है वो बुखार में यूज हो रही है, मान लीजिए कि कोई दवा एनाल्जेसिक की तरह हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दवा हम कार्डियक के लिए यूज कर रहे हैं, कोई दवा नर्वस सिस्टम पे काम करती है। ठीक है, तो इनको भी हमने क्या किया, अलग अलग रैक में अलग अलग हिसाब से रख दिया। जैसे कि एनाल्जेसिक के लिए ये रैक कर दिया, जो भी रिलेटेड दवाएं आएंगी एनाल्जेसिक से रिलेटेड वो सारी इसमें जाएंगी, किसी भी कंपनी की हो। ठीक है, कार्डियक के लिए जो भी दवा आएगी किसी भी कंपनी की वो सारी इसमें चली जाएगी। नेक्स्ट जो है नर्वस सिस्टम वाली जो दवा है वो सारी इसमें चली जाएगी। ठीक है, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, जब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से उसको अरेंज कर रहे हैं तो हम उसमें ब्रांड नहीं देखेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला मैंने अभी पिछले आपको कोडिफिकेशन में बताया ही था कि किस तरह से उसको वो करते हैं। तो अल्फाबेट के हिसाब से भी कई मेडिकल स्टोर वाले जो दवा है उसको रखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि अल्फाबेट के हिसाब से मान लीजिए कि डिफरेंट रैक्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये फार्मेसी स्टोर है जिसमें डिफरेंट रैक्स लगी हुई हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको जो भी ड्रग्स, जो भी नाम ए से आ रहा है उसको हमने ए वाले ब्लॉक में रख दिया। ठीक है, जितने भी मेडिसिन ए नाम से आ रही हैं, जिनका ब्रांड नेम जो है, ध्यान दीजिएगा, जिनका ब्रांड नेम, ना कि केमिकल नेम। ठीक है, जिनका भी ब्रांड नेम ए से शुरू हो रहा है वो सारी हमने इसमें रख दी। फिर जिनका भी ब्रांड नेम बी से शुरू हो रहा है उनको हमने बी वाले उसमें रख दिया। जिनका भी नाम सी से शुरू हो रहा है उनका हमने सी में रख दिया। अब अगर कैलपॉल नाम से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आता है तो आप जब भी कैलपॉल देखोगे तो आपका दिमाग सीधे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका दिमाग कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं एज पर ओल्ड स्टॉक एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, चौथा क्या है, एज पर ओल्ड स्टॉक एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब कि हम दवा को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो भी पुराना स्टॉक है जो एक्सपायरी नहीं हुआ है अभी लेकिन नियर टू द एक्सपायरी है, ठीक है, उसको हम पहले रखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पहले रखते हैं, प्रायोरिटी इसको हमेशा हम पहले रखते हैं। जो भी रैक हम प्रिपेयर करते हैं
इसके लिए बार बार जो दवाएं हैं उसको चेक करना पड़ेगा कि उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी कब कब है। अगर फिर हम देखते हैं कि अगर उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी नज़दीक में है तो हम उसको इस रैक में रख दें। मान लीजिए हमारा ये यहाँ पे काउंटर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा काउंटर है, हमने जो भी मेडिसिन रिलेटेड थी डेट ऑफ एक्सपायरी से वो सारी अरेंज करके यहाँ पे रख दी, ठीक है, यहाँ पे हमने वो सारी दवाएं एक साथ रख दी। अब हमें पता है कि ये दवा यहाँ रखी है और जब भी हमारे पास रिलेटेड कस्टमर आएगा, मान लीजिए कि कोई दवा कैलपॉल नाम से ही यहाँ पे भी रखी हुई है और कैलपॉल नाम से यहाँ पे भी रखी हुई है, ठीक है, लेकिन कैलपॉल जो ये वाली है इसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो होना है मान लीजिए कि दिसंबर 2023 में, ठीक है, 3 साल का एक्सपायरी लेके चलते हैं, दिसंबर 2023 में इसका एक्सपायरी होना है। लेकिन जो कैलपॉल यहाँ पे रखी हुई है सेम चीज़, कैलपॉल 500 mg सेम, लेकिन जो इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है ये हमने काफ़ी पहले परचेज की थी और इसकी एक्सपायरी होने वाली है दिसंबर 2020 में, ठीक है। तो क्या है, ये दिसंबर 2020 आज से ज़्यादा नज़दीक है और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा, हालांकि ये ख़राब नहीं हुआ है। अगर ये दिसंबर 2020 के बाद अगर हमने यहाँ रखा होता तो हमें एक्सपायरी में निकाल देना पड़ता था, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्सपायरी ड्रग्स पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कम हो सकता है समय के हिसाब से। लेकिन अगर ये नज़दीक है, मान लीजिए कि आज चल रहा है अगस्त, और अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 5 महीने का गैप है, तो इन 5 महीनों में ये दवा अभी खराब नहीं हुई है इसका मतलब। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो दवा है ये तुरंत का तुरंत निकाल देना है जैसे ही प्रेस्क्रिप्शन आता है या फिर जैसे ही कोई पेशेंट इसको मांगने आता है, ठीक है। The drugs are stored in such a way that the older stock must be sold first. The drugs having date of expiry may be arranged in such a way that these can be sold before their expiry date. So the old stock is stored in first row and the fresh stock is stored in the back side, ठीक है। जो भी फ्रेश स्टोर है वो बैक साइड में रख देंगे और जो पुराना माल है जो डेट ऑफ एक्सपायरी के नज़दीक है उसको फ्रंट पे रखेंगे। हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स। अब नेक्स्ट आते हैं, अरेंजमेंट तो हमने देख लिया किस किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स में हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑल द मेडिकेशंस आर केप्ट एंड स्टोर्ड इन देयर ओरिजिनली रिसीव्ड कंटेनर्स, ठीक है। जो भी मेडिकेशंस हम रख रहे हैं उनका जो प्रॉपर लेबलिंग है, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर कंटेनर है वो उसी में रखना चाहिए। कोई भी दवा किसी अदर उसमें डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कि सिरप ही आ रहा है, सिरप का क्या होता है, आगे से इस तरह से बॉक्स होता है, आगे से इस तरह से ये इसका बॉक्स होता है, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से कोई सिरप है उसका बॉक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई सिरप रखी हुई है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि इसके अंदर कोई सिरप रखी हुई है। अब इस सिरप को अगर हम मान लीजिए इस पे जो प्रॉपर लेबलिंग है जो भी इसके बारे में रहेगा वो सारा इस पे रहेगा। अब किसी ने गलती से ये जो वाला जो है, ठीक है, जो कंटेनर है वो किसी और पैकिंग में डाल दिया, ठीक। तो अब अगर हमें कभी भी किसी कस्टमर को सामान देना रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट बाहर से ही देख के देंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम अंदर खोल के में भी देखें। अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में बस आदमी बाहर से ही देख सक के दे सकता है।
तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, दूसरे अगर उसमें डाल दिया, कार्टेज में डाल दिया या फिर दूसरे किसी पैकिंग में डाल दिया, तो जो दवा है वो गलत जा सकती है। तो ऑल द मेडिकेशंस आर केप्ट एंड स्टोर्ड इन देयर ओरिजिनली रिसीव्ड कंटेनर्स। ठीक है, जो ओरिजिनली रिसीव कंटेनर्स है उसमें होना चाहिए। दूसरा क्या है, कंटेनर्स हैविंग सॉइल्ड, डैमेज, इनकम्प्लीट एंड इलिजिबल शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, दे शुड बी रीलेबल्ड और डिस्पोज्ड। ठीक है, कंटेनर्स जो कि खराब हो चुके हैं, ठीक है, कंटेनर्स विच गेट्स स्पॉइल्ड, ठीक है, जो कि खराब हो चुके हैं, इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट का मतलब प्रॉपर उस पर जो भी स्पेसिफिकेशन है वो उस पर नहीं लिखा गया है, जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो उस पर नहीं रही है, वार्निंग जो भी है वो नहीं लिखा गया है, शेड्यूल ड्रग कौन सा है वो नहीं लिखा गया है, या प्राइस नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं है तो उसको इनकम्प्लीट ही कहा जाएगा, जो लेबल है या कंटेनर पे जो लेबल पड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में, या फिर अगर एलिजिबल है, एलिजिबल किस कंडीशन में होगा, अगर हम गलती से कोई कंटेनर या कोई जो मेडिसिन है वो दूसरे किसी पैकिंग मटेरियल, दूसरे किसी ड्रग के पैकिंग मटेरियल में पैक कर देते हैं, तो वो गलत ही हो गया ना। तो अगर एलिजिबल है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, या तो हम उसे फिर से रीलेबल्ड करें, ठीक है, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको फेंक दें। ठीक है, जैसे कुछ साल पहले एक कंपनी में क्या हुआ था कि जो यूएसबी यूएसबी कंपनी है, ठीक है, काफ़ी नामी कंपनी है, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि काफ़ी भारी मात्रा में मेटफॉर्मिन एचसीएल, ठीक है, ये बनाया गया था। मेटफॉर्मिन एचसीएल बनाया गया, उसके बाद वो जो उसका क्यूसी में टेस्ट करने के लिए सैंपल गया, वो सैंपल जो है फेल होने लगा। उस कंडीशन में कई बार सैंपल गया, कई बार फिर उसमें जो भी चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स थे, उनको ऐड किया गया, फिर जो भी आगे प्रोसेस होता है वो किया गया, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हुआ। तो उन्होंने, उस कंपनी ने अपनी रेपुटेशन के खातिर जो भी उसका बैच था उस बैच को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो जो दवा थी वो पर्सन के हेल्थ से खिलवाड़ कर सकती थी, उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती थी। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट जो है वो है नारकोटिक्स के बारे में। नारकोटिक्स, बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामिन्स एंड अदर डेंजरस ड्रग्स। ठीक है, ये क्या है, कुछ डेंजरस ड्रग्स हैं जो कि आप ऐसे दवा की दुकानों पे नहीं रख सकते। ठीक है, इसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। ठीक है, अगर है भी हॉस्पिटल्स में ये रखा भी गया है तो इसको काफ़ी सेफली या फिर बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। दे शुड बी लॉक्ड सेपरेटली विद इन द मेडिसिन कैबिनेट। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, जो भी नारकोटिक्स हैं या फिर बार्बिचुरेट्स हैं, ठीक है, सॉरी, एम्फिटामिन्स हैं, इनको क्या करना चाहिए, केयरफुली लॉक्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, केयरफुली हैंडल्ड एंड लॉक्ड प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट आता है
कि ड्रग विच रिक्वायर रेफ्रिजरेशन आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड स्टोर्ड विद इन द रेफ्रिजरेटर एंड लॉक्ड। ठीक है, जो भी ड्रग्स कोल्ड टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, जो भी दवाएं कोल्ड टेम्परेचर पर रखी जाती हैं, या फिर जो भी मेडिसिन कह लीजिए कि कोल्ड टेम्परेचर पे, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा? रेफ्रिजरेटर के अंदर। उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें किसी बॉक्स के अंदर रखना चाहिए, ठीक है, इसको हमें किसी बॉक्स के अंदर रखना चाहिए, तब उसके बाद रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना चाहिए, ठीक है। पॉइजनस medications are handled with caution and kept in locked cabinet and separated with other medication। जो भी पॉइजनस medications होती हैं, ठीक है, जो भी पॉइजनस मेडिकेशन होती हैं उन्हें हमें काफी केयरफुली हैंडल करना चाहिए, केयरफुली हैंडल, और क्या करना चाहिए? इसको भी हमें लॉक्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। तो हमने दो चीजें इसमें पढ़ी कि नारकोटिक्स और जो पॉइजनस मेडिकेशन है, इन दोनों, ये दोनों चीजें क्या हैं? काफी हार्म पहुंचा सकती हैं, और इन दोनों चीजों को प्रॉपरली लॉक्ड करके अंदर रखना चाहिए रैक्स के, ठीक है। Medications meant for external use are kept separately from other preparation so that handling of this preparation will be easy। जो भी एक्सटर्नली यूज होने वाली मेडिकेशंस हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको बाकी दवाओं से अलग रखना चाहिए। कैसे मेडिसिन जो एक्सटर्नली यूज हो रहे हैं। सर ठीक है, शुड बी केप्ट सेपरेटली। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि उसकी हैंडलिंग जो है वो हम अच्छे से कर सकें। सातवां पॉइंट कहता है मेडिकेशंस नो लॉन्गर इन यूज आर डिस्पोज्ड ऑफ और डिस्ट्रॉयड एज पर द ड्रग रूल्स। ड्रग रूल्स में जो भी मेडिकेशंस हैं, ठीक है, उनका प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ तरीका बताया गया है कि उनको हम किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ये तो हम जानते होंगे एसिड प्लस बेस वाला फिनोमेना, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। तो जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं उनको अगर हमें डिस्पोज ऑफ करना रहता है तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड जो बेस रहता है उसके साथ उसको मिक्स करते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट हमारा बन के आए वो क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। या फिर अगर हम कोई बेसिक ड्रग यूज कर रहे हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं, कोई एसिड पेशेंट मिला देते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। और अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है, अगर हमारा दोनों का जो पर्पस है वो है डिस्पोज ऑफ करने का, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ये दवा नाले या फिर नदियों में जाके मिलता भी है अगर, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में है, और अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है, किसी भी पर्सन को या किसी भी जो जल में पानी में रहने वाले जो भी जीव हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट है मेडिकेशन डेट, मेडिकेशन सॉरी एक्सपायरी डेट मेडिकेशंस आर रिमूव फ्रॉम यूजेज एंड डिस्पोज्ड ऑफ केयरली आफ्टर द एक्सपायरी डेट। ठीक है, अगर वैसे तो आजकल इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ठीक है, जैसे मैं एक नाम भी सजेस्ट कर सकता हूँ, मार्ग सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें आप दवा की, अगर जैसे कि दवा आपके यहाँ आ रहा है, आपने तुरंत उसकी क्या की? एंट्री कर दी, ठीक है, कंप्यूटर में मार्ग में आपने एंट्री कर दी। अब जब भी आप एक बार अगर महीने में अगर एक बार चेक करते हैं कि हम हमारी कौन सी दवा कब एक्सपायर होने वाली है, उसमें सब कुछ डिटेल्स रहते हैं, ठीक है, कॉलम वाइज, रो वाइज, हर तरीके से डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं। अगर उसमें वो दवा एक्सपायर होने वाला है, आप जब एंट्री करेंगे तो उसमें आप डालेंगे भी कि ये मैन्युफैक्चर इस दिन हुआ है और इसकी एक्सपायरी इस दिन है, तो वो सब कुछ उसमें दिखाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो जितने भी एक्सपायरी ड्रग होने वाले रहेंगे वो सारे सब कुछ एक जगह पे आपको दिख जाएंगे,
ठीक है। अगर आपने प्रॉपर उसकी कोडिफिकेशन की है उस दवा की, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ वो दवा इस जगह पे, इस रैक में, इस रो में रखा हुआ है, इस कॉलम में। ठीक है, वहां से आप तुरंत उस दवा को निकालेंगे और उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर देंगे, मतलब कि फेंक देंगे। Only after the necessary entries in the register, the medications and other surgical items should be issued from the store। ठीक है, जब तक प्रॉपर एंट्री नहीं हो जाती है उस पर्सन की, या फिर जब तक जो लायबल फार्मासिस्ट है उस जगह पे वो अपनी एंट्री प्रॉपरली नहीं कर देता, तब तक कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में जानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स एंड सप्लाईज फ्रॉम द मेडिकल स्टोर्स डिपॉट। ठीक है, ये हम अगले टर्म पे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम इसकी अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, 2 मिनट में। जैसे कि कोई भी मेडिकल स्टोर से अगर दवा कहीं जानी है, हॉस्पिटल में किसी भी जगह, तो जो भी पेपर वर्क होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि अगर हमने कोई लिस्ट बनाई, या फिर अगर हमारे पास कोई अदर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई रिक्वेशन फॉर्म के रूप में, तो हमें क्या करना है कि उससे रिलेटेड जो भी कॉपीज जहाँ भी रखनी है, ठीक है, हम उतनी कॉपीज करके वहाँ वहाँ रख देते हैं, ताकि जो हमारा काम है वो प्रॉपरली हो सके, और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें भी इन चीज़ों की जानकारी हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कितने कॉपीज हमें करानी चाहिए, चाहे उस रिक्वेशन प्रोग्राम के, चाहे जो स्लिप बनेगी हमारी वो, और कहाँ कहाँ वो जो कॉपीज हैं वो पहुँचाई जाती हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ड्रग्स इन हॉस्पिटल्स। थैंक यू।